आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास विषय के प्रीवियस ईयर के 2023 से 2016 तक के सभी लघुत्तरी प्रश्नों को एक ही क्लास में पढ़ेंगे। इसके पिछले दो क्लासों में हम लोगों ने 2023 से 2016 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक क्लास में और सभी अति लघुत्तरी प्रश्नों को एक अलग क्लास में पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और इस सब्जेक्ट के अलावा सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अलग अलग, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। और राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है सेकेंड सेमेस्टर का, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी पढ़ सकते हैं। तो आइए आज क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2023 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2023 का पहला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। इसका आंसर दिया है, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति। इसमें दिया है मैकाले ने इसके तहत अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी दिया, जिसके तहत भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग और खून से भारतीय हो लेकिन विचारों से नैतिकता तथा बुद्धिमत्ता से ब्रिटिश हो। यानी मैकाले के सिद्धांत के अनुसार ये निस्पंदन का सिद्धांत दिया इन्होंने। इसी को निस्यंदन का सिद्धांत भी कहते हैं, इंग्लिश में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसके तहत उन्होंने उच्च वर्ग को शिक्षा देने की बात कही जिससे वो निम्न वर्ग तक उन्हीं के माध्यम से पहुंच जाए। तो ये था लॉर्ड मैकाले का निस्पंदन का सिद्धांत। इसमें आगे आप लिख सकते हैं आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है ना, तो इसमें आप हेडिंग लिखेंगे आगे अगला लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन। इसमें दिया है मैकाले की समिति को भारत के लिए शिक्षा की एक नई प्रणाली तैयार करने का काम सौंपा गया था जो सदियों से चली आ रही पारंपरिक प्रणाली को बदल दी। मैकाले की समिति ने सिफारिश की थी कि भारतीय स्कूलों में शिक्षा की भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए और पाठ्यक्रम पूर्वी मूल्यों के बजाय पश्चिमी मूल्यों और विचारों पर आधारित होना चाहिए। तो ये था पहला प्रश्न, तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद से दूसरा प्रश्न है, इसमें 2023 का दूसरा प्रश्न है, वुड के घोषणा पत्र 1854 को शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर नीचे दिया है, वुड के घोषणा पत्र 1854 को शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता था क्योंकि चार्ल्स वुड अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। इसमें अगला हेडिंग आगे लिखेंगे आप, वुड डिस्पैच की विशेषताएं। पहला है स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक स्कूली शिक्षा, यानी जो प्राथमिक स्कूली शिक्षा 1 से 5 तक की जो शिक्षा बच्चों को उनके मातृभाषा में दिया जाए, जहाँ भी बच्चे रह रहे हैं वहाँ की स्थानीय जो भी भाषा है उसमें दिया जाए। दूसरा है माध्यमिक विद्यालय में एंग्लो वर्नाकुलर माध्यम, और तीसरा है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा। इसमें आगे है मैकाले का विवरण पत्र। पहला है, लॉर्ड मैकाले ने 1835 में भारतीय शिक्षा पर विवरण पत्र प्रस्तुत किया। दूसरा है, विवरण पत्र ने भारतीय मूल निवासियों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया। इसके बाद 1837 में अंग्रेजी को अदालत की भाषा बनाया गया, लेकिन वुड डिस्पैच 1854 ने भारत में शिक्षा के लिए ब्रिटिश प्रयासों को नियमित किया। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का क्या योगदान है। इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, लॉर्ड कर्जन का भारतीय शिक्षा में योगदान। पहला है, हेडिंग लिख के आप लिख सकते हैं शिक्षा विभाग का गठन। ये हेडिंग लिख के इसमें है, कर्जन ने 1901 में भारत सरकार में शिक्षा विभाग की स्थापना की। यह विभाग शिक्षा नीति बनाने, शिक्षा संस्थानों के निरीक्षण करने और शिक्षा के विकास के लिए योजना बनाने के लिए जिम्मेदार था। दूसरा हेडिंग है, यानी लॉर्ड कर्जन का जो भारतीय शिक्षा में दूसरा योगदान है, शिक्षा नीति 1904। इसमें दिया है, कर्जन ने 1904 में अपनी शिक्षा नीति घोषित की। इस नीति ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और महिला शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधारों की शुरुआत की। इसके बाद है तीसरा हेडिंग, यानी तीसरा योगदान, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। कर्जन ने 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। इस आयोग ने विश्वविद्यालय के कामकाज का अध्ययन किया और सुधारों की सिफारिशें की। चौथा है, शिक्षा में कर्जन के योगदान का मूल्यांकन। इसमें दिया है, कर्जन ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। इन बदलावों का भारतीय शिक्षा के विकास पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा। इसी में आगे है, कर्जन की शिक्षा नीति के कुछ नकारात्मक पहलू भी थे। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशों को संक्षेप में वर्णन करें। इसका आंसर लिखेंगे, इसमें आप लिख सकते हैं कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशें, जिसमें पहला है शिक्षा का राष्ट्रीयकरण। आयोग ने सिफारिश की कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए
और शिक्षा प्रणाली को एक राष्ट्रीय नीति के तहत लाया जाए। दूसरा है इसमें शिक्षा का माध्यम। आयोग ने सिफारिश की कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाए। तीसरा है शिक्षा का स्तर। आयोग ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई सिफारिशें की, जिनमें शामिल है जिसमें पहला है लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा, गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देना। इसके बाद है अगला चौथा, शिक्षा का लक्ष्य। आयोग ने शिक्षा का लक्ष्य केवल ज्ञान का प्रसार नहीं बल्कि व्यक्तित्व का समग्र विकास बताया। पांचवा है शिक्षा का दर्शन। तो इसमें ये हेडिंग है, ये मैं इसको डार्क करना भूल गया हूँ। ये हेडिंग है शिक्षा का दर्शन। आयोग ने शिक्षा का दर्शन समग्र और मानवतावादी बताया। छठवा है शिक्षा का भविष्य। आयोग ने शिक्षा के भविष्य को उज्जवल बताया और शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का आधार बताया। इसके बाद है पांचवा प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख बिंदु क्या थे। इसमें आंसर लिखेंगे आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख बिंदु, इतना लिख के, या फिर लिख सकते हैं आगे कि प्रमुख बिंदु निम्नलिखित थे। इसमें पहला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसमें दिया है यह नीति 1986 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री राजीव गांधी द्वारा पेश की गई थी। दूसरा है यह नीति 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेती है। इसमें दूसरा है नीति के प्रमुख उद्देश्य। इसमें जो दूसरे हेडिंग में पहला है शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना। दूसरा है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। और तीसरा है शिक्षा को राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों से जोड़ना। इसके बाद है इसमें तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की उपलब्धियां। इसमें दिया है पहला शिक्षा प्रणाली में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में सफलता। दूसरा है शिक्षा के लिए वित्त पोषण में वृद्धि करना। और तीसरा है शिक्षा का ढांचा विकसित करना और शिक्षा का स्तर सुधारना। चौथा पॉइंट है इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कमियां, जिसमें पहला कमी है शिक्षा के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी। दूसरा है शिक्षा प्रणाली में सुधार की धीमी गति। और तीसरा है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की कमी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 6, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख उद्देश्य बताइए। यानी डायट का उद्देश्य बताना है। इसी का फुल फॉर्म होता है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो इसमें इसका आंसर लिखेंगे, पहले आप हेडिंग लिख लेंगे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट के प्रमुख उद्देश्य, या लिख सकते हैं आप प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। इसमें पहला है शिक्षकों का प्रशिक्षण। डायट के द्वारा ही शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जाता है। यहाँ पे है, इसमें दिया है डायट का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण में शिक्षकों को नवीनतम विधियों, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, बाल मनोविज्ञान आदि विषयों का, यहाँ पे का रहेगा, का प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरा है शैक्षिक सामग्री का विकास। डायट विभिन्न विषयों पर किताबें, पत्रिकाएं, ऑडियो वीडियो सामग्री आदि विकसित करता है। यह सामग्री शिक्षकों और छात्रों के लिए उपयोगी होता है। तीसरा उद्देश्य है शैक्षिक अनुसंधान। डायट शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन आदि विषयों पर अनुसंधान करता है। यह अनुसंधान शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। चौथा ये उद्देश्य है इसका शिक्षा प्रणाली में सुधार। डायट शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए भी काम करता है। यह शिक्षकों को प्रशिक्षण, शैक्षिक सामग्री का विकास और शैक्षिक अनुसंधान के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में सुधार करता है। और इसके बाद कुछ अन्य उद्देश्य हैं। डायट के अन्य उद्देश्यों में शिक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना, शिक्षकों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना, शिक्षा प्रणाली में नवाचार को बढ़ावा देना आदि शामिल है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7, प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। इसका आंसर लिखेंगे प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं। पहला है शिक्षा का अभाव। दूसरा है शिक्षा की गुणवत्ता में कमी। तीसरा है भाषा की समस्या। इसके बाद है चौथा आप लिख सकते हैं शिक्षकों की कमी। इतनी सारे प्राथमिक जो शिक्षा है उसकी समस्या है। इसमें आप ये चूंकि लघुत्तरी प्रश्न है तो इसमें आपको थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, तभी ये 75 वर्ड से ज़्यादा होगा। तो इसमें पहले में लिखेंगे शिक्षा का अभाव में भारत में अभी भी कई बच्चे हैं जिन्हें प्राथमिक शिक्षा नहीं मिल पाती। यह समस्या गरीबी, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन, लिंग भेद और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक बाधाओं के कारण कमी होती है। और दूसरा है शिक्षा की गुणवत्ता में कमी। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता अक्सर कम होती है। शिक्षकों की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और शिक्षण सामग्री की कमी
कुछ प्रमुख कारण है। तीसरा है भाषा की समस्या। भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं। प्राथमिक शिक्षा में भाषा की समस्या एक बड़ी चुनौती है। कई बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा नहीं मिल पाती है, क्योंकि बच्चे अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं तुरंत जब स्कूल में जाते हैं। छोटे बच्चे अपने घर में रहते हैं और वहाँ से जब अपने फैमिली से दूर जाते हैं स्कूल में, तो स्कूल की भाषा को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। इसलिए मातृभाषा में ही शिक्षा बच्चों की होनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा। तो ये भी एक समस्या है। और चौथा है शिक्षकों की कमी। इसमें दिया है भारत में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। कई विद्यालयों में एक ही शिक्षक कई कक्षाओं को पढ़ाता है। शिक्षकों की कमी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर प्रयास करने होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, ECCE का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर लिखेंगे ECCE का उद्देश्य। इसमें ECCE का अर्थ है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। यह 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। इसमें शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक और भाषा विकास शामिल है। अगला, इसमें बच्चों को एक सुरक्षित और देखभाल करने वाला वातावरण प्रदान करता है। बच्चों को उनके विकास के लिए आवश्यक उत्तेजना प्रदान करता है। ये नेक्स्ट है। इसके बाद है बच्चों को सामाजिक और भावनात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना। इसके बाद अगला है लास्ट, बच्चों को सीखने के लिए तैयार करना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9, NCERT का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर लिखेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, NCERT, इसी का फुल फॉर्म होता है ये। तो इसके कार्य बताने हैं तो नीचे लिखेंगे। इसके बारे में अभी थोड़ा सा बताएंगे कि ये क्या होता है। तो भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है जो स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सहायता और सलाह देता है। अब NCERT के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। ये लिख के आप इनसे कार्य लिख सकते हैं। जिसमें पहला कार्य है NCERT का स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में शोध कार्य करना, उसे बढ़ावा देना और समन्वय करना। दूसरा है मॉडल पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन उपकरण विकसित करना। तीसरा है शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। और चौथा है शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीतियां तैयार करने में सरकार की सहायता करना। और पांचवा है शिक्षा प्रणाली में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। छठवां है शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए नवीनतम शिक्षण विधियों और तकनीकों का विकास करना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 10, जो कि इस 2023 का लास्ट प्रश्न है लघुत्तरी का, क्योंकि एक साल में 10 लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं और 15 बहुविकल्पी, 15 अति लघुत्तरी होते हैं। तो ये 2023 का लास्ट बहुविकल्पी है। शिक्षा बिना बोझ के, इस संदर्भ में यशपाल समिति के मुख्य सुझाव क्या थे? तो इसका आंसर दिया है शिक्षा बिना बोझ के यशपाल समिति के मुख्य सुझाव, जिसमें पहला है परीक्षा प्रणाली में सुधार। परीक्षा प्रणाली में सुधार में पहला पॉइंट है परीक्षाओं को केवल ज्ञान मूल्यांकन करने के बजाय समय विकास का मूल्यांकन करना चाहिए। दूसरा है बोर्ड परीक्षाओं को केवल 12वीं कक्षा में आयोजित किया जाए। तीसरा है कक्षा 10वीं तक की परीक्षाओं को बोर्ड परीक्षाओं के बजाय आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आयोजित किया जाए। इसके बाद दूसरा इसमें पाठ्यक्रम में सुधार, जिसमें पहला पॉइंट है पाठ्यक्रम को बोझिल बनाने के बजाय व्यापक और संतुलित बनाया जाए। दूसरा है पाठ्यक्रम में जीवन कौशल और मूल्यों को शामिल किया जाए। इसके बाद तीसरा है पाठ्यक्रम को रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया जाए। इसके बाद इसमें तीसरा है शिक्षण विधियों में सुधार, जिसमें पहला है शिक्षण विधियों को रोचक और प्रभावी बनाया जाए। दूसरा है शिक्षण विधियों में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन किया जाए। इसके बाद इसमें चौथा है शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण, जिसमें नीचे दिया है शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ताकि वे नवीनतम शिक्षण विधियों और तकनीकों का उपयोग कर सकें। इसके बाद है 2022 का क्वेश्चन पेपर। 2022 का पहला लघुत्तरी प्रश्न है, जो कि प्रश्न संख्या 11 यहाँ दिया है। सन 1813 एवं 1833 के आज्ञा पत्र क्या है? इनके बारे में बताना है। तो पहले आप हेडिंग लिखेंगे 1813 का आज्ञा पत्र, जिसमें हेडिंग लिखेंगे आप धार्मिक प्रचार की अनुमति। इस आज्ञा पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति दे दी। दूसरा हेडिंग है इसमें शिक्षा पर खर्च। कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का आदेश दिया गया। इसके बाद है प्राच्यवाद और पाश्चात्यवाद का विवाद। इस आज्ञा पत्र
के बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में प्राच्यवाद और पाश्चात्यवाद के बीच एक लंबा विवाद चला। प्राच्यवादी भारतीय संस्कृति और भाषाओं को बढ़ावा देना चाहते थे, जबकि पाश्चात्यवादी अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। इसके बाद है, ये तो पहला हो गया। इसके बाद से 1823 का भी तो पूछा था, तो हेडिंग लिखेंगे 1833 का आज्ञा पत्र, जिसमें लिखेंगे कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। इस आज्ञा पत्र के माध्यम से कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अगला हेडिंग है इसमें शिक्षा नीतियों में बदलाव। लॉर्ड मैकाले के सुझाव पर इस आज्ञा पत्र के माध्यम से भारत में शिक्षा नीति के बड़े बदलाव किए गए। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और भारतीय भाषाओं और संस्कृति को कम महत्व दिया गया। अगला हेडिंग है भारतीयों को सिविल सेवा में प्रवेश। भारतीयों को सिविल सेवा में प्रवेश का रास्ता खोला गया, हालांकि इसमें कई प्रतिबंध थे। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 12, यशपाल समिति के सुझाव एवं रिपोर्ट का सारांश लिखिए। यशपाल समिति ने ही शिक्षा बिना बोझ के की बात की, तो इसमें लिखेंगे, पहले आप हेडिंग लिखेंगे यशपाल समिति के सुझाव एवं रिपोर्ट। इसमें पहला पॉइंट है, समिति द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD को सौंपी गई अंतिम रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य के लिए GRE जैसी परीक्षा विकसित करने की जरूरत है। इसमें दूसरा पॉइंट है, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य के लिए GRE जैसी परीक्षा विकसित करने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट है, यह भी सिफारिश की गई थी कि यह नया नियामक राजनीतिक दबावों से मुक्त होना चाहिए। इसके बाद है यशपाल समिति बिना बोझ के सीखना, इसी को तो यशपाल समिति कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे 1993 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने स्कूली बच्चों के अधिक बोझ के मुद्दे पर जाने के लिए यशपाल के अध्यक्ष के साथ एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था। इस समिति को यशपाल समिति भी कहा जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 13 अगला, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है शिक्षा का व्यवसायीकरण, दूसरा है सामान्य शैक्षिक संरचना, तीसरा है सभी के लिए समान शैक्षिक अवसर, और चौथा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शिक्षा नीति 1986 के तहत 1987-88 से शुरू की गई एक शैक्षिक योजना है। पांचवा है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के प्राथमिक विद्यालयों में मानव और भौतिक संसाधन उपलब्धता को बढ़ाना है। छठवां है, यह सभी प्राथमिक स्कूलों के लिए न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की आपूर्ति से संबंधित है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का परिणाम था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 14, बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे, बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य बालकों का समुचित व सर्वांगीण विकास। बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक विकास करना था। गांधी जी के अनुसार मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है, अतः उन्होंने सर्वप्रथम बालक के शारीरिक तथा मानसिक विकास पर बल दिया तथा इस कार्यक्रम का उद्देश्य औपचारिक तथा गैर औपचारिक तरीके से तथा कार्यक्रम साक्षरता के माध्यम से संतोषजनक स्तर तक प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना था। यानी बेसिक शिक्षा परियोजना का मुख्य उद्देश्य था बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, यानी बच्चे के हर पक्ष का विकास करना, उसका शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, और जो भी उसका जो शैक्षिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, ये सभी प्रकार के विकास की बात की गई बेसिक शिक्षा परियोजना में बच्चों की। इसके बाद है प्रश्न संख्या 15, संपूर्ण साक्षरता अभियान में उत्तरदायी अभिकरण कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, संपूर्ण साक्षरता अभियान में उत्तरदायी अभिकरण निम्न है। पहला है नीति और नियोजन, दूसरा है विकासात्मक एवं संवर्धनात्मक कार्यकलाप या क्रियाकलाप लिख सकते हैं, और तीसरा है स्वैच्छिक एजेंसियों एवं अन्य गैर सरकारी संगठनों को सहायकता सहित प्रचालनात्मक कार्य, और चौथा है इसमें प्रौद्योगिक प्रदर्शन। पांचवा है नेतृत्व प्रशिक्षण, छठवां है मीडिया और सामग्री सहित संसाधन विकास, सातवां है अनुसंधान
एवं विकास, और 8वां है निगरानी एवं मूल्यांकन आदि। इसमें थोड़ा थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 16, कर्जन की शिक्षा नीति का मूल्यांकन संक्षेप में कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति का विश्लेषण एवं व्याख्या। लॉर्ड कर्जन की भारतीय शिक्षा के लिए जो मुख्य देन है वह इस प्रकार से लागू किया गया है। इसमें नीचे दिया है, लॉर्ड कर्जन ने कृषि के क्षेत्र में भी काफ़ी सुधार किए और उन्होंने कृषि महाविद्यालयों एवं नैतिक शिक्षा के विवाद को भी हल किया। लॉर्ड कर्जन उच्च कोटि के विद्वान कुशल प्रशासक थे। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु उन्होंने शिमला में एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन 15 दिन चला और इसकी अध्यक्षता स्वयं लॉर्ड कर्जन ने की। इससे यह स्पष्ट होता है कि लॉर्ड कर्जन भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए कितने इच्छुक थे। नीचे है इच्छुक थे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 17, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई? इसके प्रमुख 2 लक्ष्य बताइए। तो इसका आंसर लिखेंगे, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 1988 में संचालित हुई। ये बहुविकल्पी का भी प्रश्न बन सकता है। भारत सरकार ने भारत में 12 बाल श्रम स्थानिक जिलों में कामकाजी बच्चों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की। और इसमें क्या पूछा था, इसके 2 प्रमुख लक्ष्य बताइए। तो लिखेंगे नीचे, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना या फिर परियोजना या योजना के लक्ष्य निम्नलिखित है, या फिर लक्ष्य लिख के आप इसमें हेडिंग लिख के और नीचे से लिख सकते हैं। जिसमें पहला है 14 वर्ष से कम आयु के कामकाजी बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, और दूसरा है किशोर श्रमिक 18 वर्ष से कम आयु खतरनाक व्यवसाय में लगे हुए होते हैं, उनको खतरनाक व्यवसाय से छुटकारा दिलवाना। इसमें तीसरा पॉइंट है, सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से 5 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों को, यहाँ पे के होगा, आयु के बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में सीधे मुख्य धारा में लाया जाता है। इसमें और चौथा पॉइंट है, इसमें 9 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का पहले जिला परियोजना समिति द्वारा स्थापित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना या योजना में विद्यालय के माध्यम से पुनर्वास किया जाता है और फिर उन्हें औपचारिक शिक्षा से परिचित कराया जाता है। यानी मुख्य रूप से जो बाल श्रम परियोजना का उद्देश्य है, ये जो 18 साल से कम के बच्चे हैं वो अपना जो शैक्षिक कार्य छोड़ के और ख़तरनाक कामों में लगे हुए हैं, कारखानों में, कल कारखानों में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनको वहाँ से लाना और शिक्षा से जोड़ने का ही इनका मुख्य रूप से उद्देश्य होता है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का। इसके बाद है प्रश्न संख्या 18, DPP क्या है, इसका परिचय दीजिए। इसका आंसर नीचे दिया हुआ है। DPP का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें नीचे लिखा है, प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख पहल के रूप में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्य DPEP की परियोजना 1994 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य अधिगम की उपलब्धि में सुधार करने और सामाजिक समूहों के बीच असमानताओं को कम करने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। इसके बाद इसी में आगे दिया है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ये हिंदी में फुल फॉर्म होता है DPEP का। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी DPEP विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा परियोजनाओं में से एक है। इसके माध्यम से विकेंद्रीकृत प्रबंधन, भागीदारी प्रक्रियाओं, सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण के साथ जिला विशिष्ट योजना सभी स्तर पर जोर देकर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। DPEP केंद्र सरकार की एक परियोजना है। केंद्र में 85% एवं राज्य में केवल 15% व्यय करता है, जिसे विश्व बैंक की मदद से 5 पिछड़े हुए राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात में शुरू किया गया। बाद में इसे अन्य राज्यों में विस्तृत किया गया। तो ये प्रश्न संख्या 18 था। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 19, पी मोस्ट क्या है, इसका परिचय दीजिए। तो इसका आंसर नीचे दिया है। पी मोस्ट स्कूल शिक्षकों के लिए सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रम है। यह शिक्षा की उभरती चिंताओं के प्रति शिक्षकों को संवेदनशील बनाने के लिए वर्ष 1986 से 90 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT द्वारा शुरू किया गया। यानी जो ये पी मोस्ट कार्यक्रम है यह NCERT द्वारा शुरू किया गया। इसके लिए प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण 2 भागों में किया गया है। पहला है, इसमें
प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री और दूसरा माध्यमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री। नीचे दिया है इसी में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत विद्यालयों को न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा लेने के उपरांत वर्ष 1990 में विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के साथ जोड़ने का निर्णय लिया गया है। मुझे लगता है कि इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लघु त्रिप्रश्न है, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है इसका आंसर। तो मैं पढ़ता जा रहा हूँ, आप सुनते जाइए, आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी इसमें और जो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो ये समय की बर्बादी होगी। पूरा हर एक चीज़ डिटेल में लिखा हुआ है। देखिए, जैसे नीचे लिखा है, पी मोस्ट कार्यक्रम की रूपरेखा निम्न है, जिसमें पहला है, बाल केंद्रित शिक्षा के आधार पर शैक्षिक गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल दिया गया। यानी जो बच्चों बाल केंद्रित शिक्षा है, जैसे खेल खेल के माध्यम से शिक्षा देना, बच्चों को करके सीखने के लिए जोर देना, उसकी गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल दिया गया, यानी उसको बढ़ावा दिया गया। दूसरा है, पी मोस्ट कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय तथा कक्षाओं को आकर्षक बनाने पर बल दिया गया। इसके बाद है प्रश्न संख्या 20, एसओपीटी का पूरा नाम लिखिए, इसके दो मुख्य उद्देश्य बताइए। यानी इसका फुल फॉर्म बताना है। तो एसओपीटी का फुल फॉर्म होता है एस से स्पेशल, ओ से ओरिएंटेशन, प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर। एसओपीटी का फुल फॉर्म होता है। एसओपीटी कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 1993 से 94 में अनुस्थापन हेतु चलाई जा रही प्रायोजित योजना थी। इस योजना के अंतर्गत शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने के अतिरिक्त इस योजना के क्रियान्वयन संगठन प्रबंधन का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इसके बाद है, नीचे लिखा है, इसमें पूछा था एसओपीटी का फुल फॉर्म और एसओपीटी का उद्देश्य, दो उद्देश्य पूछा था। तो लिखेंगे एसओपीटी का उद्देश्य निम्न है। इससे पहला है, एनसीईआरटी के सन 1991 की राष्ट्रीय रिपोर्ट में चर्चित न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं पर बल देना है। दूसरा है, अध्यापकों को छात्र छात्राओं को केंद्रित अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है, कोमल तथा क्रियाकलाप केंद्रित शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना। चौथा उद्देश्य एसओपीटी का ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का समुचित उपयोग करने की क्षमता का विकास करना। इसके बाद है 2020 का क्वेश्चन पेपर, क्योंकि 2022 के बाद हम लोग 2020 का पढ़ रहे हैं। 2021 में सेकेंड कोरोना चल रहा था, इसलिए इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ था 2021 में। तो इसके बाद है 2020 का पहला लघु त्रिप्रश्न, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो इसका आंसर दिया है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, हेडिंग लिख के इसमें आप लिखेंगे, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 को की गई थी। यह मिशन भारत में निरक्षरता उन्मूलन के लिए किए जाने वाले प्रयासों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसकी स्थापना के बाद देश में साक्षरता की गति में तेजी आ गई थी। सन 2011 की जनगणना में भारत में साक्षरता का जो प्रतिशत पहले की तुलना में पर्याप्त अधिक प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद इसी में दिया है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद ही केरल में पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के द्वारा अब तक लगभग 9 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाया जा चुका है तथा इसके कार्यक्रम देश के 561 जिलों में संचालित हो रहे हैं। इसी में नीचे दिया है, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के द्वारा देश में निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने में पर्याप्त प्रगति की गई है। इसी में आगे दिया है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के उद्देश्य। अब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के उद्देश्य इसमें राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, जिसका पहला उद्देश्य है सतत शिक्षा योजना की संपूर्ण सफलता के लिए साक्षरता कार्यक्रमों को प्राप्त करना तथा लोगों को लक्ष्य सतत अधिगम प्रदान करना। दूसरा है सामाजिक और पेशागत विकास के प्रोत्साहन के लिए क्षेत्रीय मांग की जरूरतों के अनुसार अवसर उपलब्ध कराना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 22, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में समस्याएं बताइए। तो इसका आंसर दिया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में निम्नलिखित समस्याएं हैं। पहला है भाषाई एवं अध्ययन संबंधी मुद्दे। इसमें दिया है, अपवंचित वर्ग के बच्चों के लिए भाषाई एवं अध्ययन संबंधी मुद्दा प्रमुख है। भारत के ऐसे कई क्षेत्र, खासकर उत्तर पूर्व भारत में एक ही जनपद में कई भाषा एवं बोलियां प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसे क्षेत्रों में भाषा एवं अध्ययन संबंधी समस्या लगातार बनी हुई है। दूसरा है स्थानीय सरकारों की भूमिका। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में स्थानीय सरकारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
सामाजिक आर्थिक स्थिति से स्थानीय सरकार द्वारा अच्छे ढंग से परिचित होती है, जो ग्रामीण शिक्षा एवं विकास के लिए कार्य कर रही होती है। तीसरा है सीटों संबंधी मुद्दा। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए 25 सीटें निजी विद्यालयों में आरक्षित की जाएंगी। यह प्रावधान एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था के निर्माण और विकास में मदद कर सकता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 23, वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर दिया है, वंचित से तात्पर्य है विहीन होना या रहित होना, अर्थात ऐसा वर्ग या समूह उन लोगों से होता है जो समाज की मुख्य धारा से कटे होते हैं या जिन्हें समाज जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित करके रखा जाता है, जिनके अधिकारों का हनन शोषित वर्ग करता है, जो आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो अपने जीवन यापन के लिए आवश्यक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते हैं, जिन्हें समाज के शोषित वर्ग के लोग अपने वर्चस्व स्थापित कर अलग अलग कर देते हैं। ऐसे लोगों को वंचित वर्ग कहा जाता है। जैसे जो पिछड़े जाति के लोग हैं ना, तो उनको मुख्य रूप से वंचित वर्ग में रखा गया है। इसके बाद है, इसमें आगे दिया है, भारत में वंचित वर्ग मुख्यतः दलित एवं निचली जातियों तथा आदिवासी समूह के लोगों को माना जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों को ऊंची जाति के लोगों ने समाज की मुख्य धारा से अलग कर दिया था और उनके अधिकारों का हनन भी किया था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 24, विद्यालय प्रबंधन समिति पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो इसका आंसर दिया है, विद्यालय प्रबंधन समिति, हेडिंग लिख के इसमें आप लिखेंगे आरटीई यानी बाल अधिकार शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की विशेष बात यह है कि विद्यालय को अच्छे तरीके से चलाने के लिए समूह में या विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता, मुख्य रूप से माताओं व स्कूल में शिक्षकों से मिलकर एक विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी विद्यालय के सभी मामलों के लिए जिम्मेदार होगी, यानी विद्यालय के प्रबंधन होंगे, उसमें टीचर्स भी होंगे और जो बच्चों के कुछ अभिभावक भी होंगे, और वो जो कमेटी होगी वो बच्चों के हित में कार्य करेगी। इसी में आगे दिया है, इस कमेटी के कुछ कर्तव्य व अधिकार होंगे। आगे दिया है इसी में दूसरा, इस कमेटी के सदस्य साथ मिलकर स्कूल के विकास व स्कूल को सही तरीके से चलाने के लिए तथा बच्चों की उचित शिक्षा के लिए योजना बनाएंगी। तीसरा पॉइंट है इसमें, यह कमेटी विद्यालय को एक अच्छा व आदर्श विद्यालय बनाने का हर संभव प्रयास करेगी। इसके बाद चौथा पॉइंट है, विद्यालय प्रबंधन कमेटी मिड डे मील सहित अन्य सुविधाओं का निरीक्षण करेगी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 25, प्राथमिक शिक्षा हेतु शिमला सम्मेलन में क्या विचार व्यक्त किए गए थे? तो इसका आंसर दिया है, शिमला सम्मेलन शिक्षा सुधार के कार्यों को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने सितंबर 1901 में शिमला में एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें प्रांतों के शिक्षा संचालकों व मिशनरियों के प्रतिनिधियों को भाग लेने के लिए बुलाया गया, किंतु भारत के एक ही प्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया। इसको देखते हुए भारतीयों में कर्जन के शिक्षा संबंधी कार्यों के प्रति संदेह उत्पन्न हो गई। इसी में आगे दिया है, प्राथमिक शिक्षा हेतु शिमला सम्मेलन में व्यक्त किए गए विचार निम्नलिखित हैं। इसमें पहला दिया है, पाठ्यक्रम पूरी तरह साहित्यिक होना। दूसरा, अंग्रेजी को प्रमुख स्थान देकर भारतीय भाषाओं की उपेक्षा। तीसरा है, प्राथमिक शिक्षा में भारतीय भाषाओं को स्थान नहीं। और चौथा है, प्राथमिक शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाना। और पांचवा है, प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी का अध्ययन। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न के 26, शिक्षक शिक्षा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका लिखिए। तो इसका आंसर दिया है, शिक्षक शिक्षा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका, जिसमें दिया है, शिक्षा नीति में ऐसी परिस्थितियों बनाने की बात कही गई है जिससे अध्यापकों को निर्माण और सृजन की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिले। राज्य में नीचे कुछ प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं जिनकी गतिविधियां प्री सर्विस टीचर एजुकेशन तक सीमित है। इसी में अगला हेडिंग है, सेवा पूर्व प्रशिक्षण शाखा। संस्था की विभिन्न शाखाओं के कार्यों में सहयोग प्रदान करना, विभिन्न कार्यक्रमों में विजय की आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। दूसरा है, शारीरिक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों का संपादन करना। इसके बाद अगला, सेवाकालीन प्रशिक्षण। डाइट में संचालित होने वाले
सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु वार्षिक कैलेंडर बनाना। और दूसरा है डाइट के बाहर आयोजित होने वाले सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु संबंधित विभाग को सहयोग। इसके बाद है प्रश्न संख्या 27, बाल अधिकार से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसमें आप आंसर लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे बाल अधिकार। बाल अधिकार मौलिक स्वतंत्रता है जिनका प्रत्येक बच्चे को आनंद लेना चाहिए। इनमें जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और नुकसान से सुरक्षा का अधिकार शामिल है। ये अधिकार संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त है और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि प्रत्येक बच्चा सुरक्षित, स्वास्थ्य और पोषित वातावरण में बड़ा हो। इसमें अगला हेडिंग है बाल अधिकारों का महत्व। इसमें प्रश्न पूछा था बाल अधिकार से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो बाल अधिकार के बारे में थोड़ा हमने पढ़ा। इसके बाद लिखेंगे बाल अधिकारों का महत्व। इसमें दिया है बाल अधिकार महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों के साथ समान और सम्मान, देखिए ये समान है, इक्वल, और सम्मान यानी रेस्पेक्ट वाला के साथ व्यवहार किया जाए, यानी सभी बच्चों को समान समझा जाए और उसको सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए। वे बच्चों को शोषण और दुर्व्यवहार से बचाने में मदद करते हैं। इसमें अगला हेडिंग है समाज की भूमिका। बाल अधिकारों को कायम रखने में समाज में हर किसी की भूमिका होती है। माता पिता, शिक्षकों और सरकारी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इसके बाद है प्रश्न संख्या 28, भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का योगदान लिखिए। इसमें आंसर लिखेंगे भारतीय शिक्षा लॉर्ड कर्जन का योगदान। इसमें हेडिंग है प्राथमिक शिक्षा में, यानी जो लॉर्ड कर्जन का योगदान प्राथमिक शिक्षा में क्या था वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्राथमिक शिक्षा में उसका योगदान था, जिसमें पहला योगदान था प्राथमिक स्तर की शिक्षण विधियों में सुधार किया जाए और किंडरगार्टन प्रणाली का प्रयोग किया जाए। और दूसरा है प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षक को 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाए और उनके वेतन में वृद्धि की जाए। इसके बाद है माध्यमिक शिक्षा में, यानी उन्होंने माध्यमिक शिक्षा में क्या योगदान दिया, जिसका पहला पॉइंट है माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन्हें मान्यता प्रदान करने और सहायता अनुदान स्वीकृत करने के नियम कठोर किए जाने चाहिए। और दूसरा पॉइंट है इसमें शारीरिक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों का संपादन करना। इनके पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है सभी माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त किए जाने चाहिए। इसके बाद है प्रश्न संख्या 29, स्वतंत्रता पश्चात के किन्हीं 2 शिक्षा आयोगों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसका आंसर दिया है स्वतंत्रता के पश्चात निम्न 2 शिक्षा आयोग है। पहला है राधा कृष्णन आयोग 1948 से 49। इसमें पहला पॉइंट है भारत सरकार द्वारा 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित, यानी जो राधा कृष्णन आयोग था डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई। और इसमें दूसरा पॉइंट है इसका मुख्य कार्य विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं पर अपना विचार देना था। और तीसरा है इसका मुख्य सिफारिश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन प्रस्ताव था। इसके बाद दूसरा जो आयोग है यहाँ पे पूछा था ना प्रश्न में, स्वतंत्रता पश्चात किन्हीं 2 आयोगों का संक्षिप्त परिचय देना था, यानी 2 आयोगों के बारे में बताना है। तो पहला हो गया राधाकृष्णन आयोग और दूसरा है यहाँ पे दिया है मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग 1952 यह माध्यमिक शिक्षा आयोग था। इसका गठन 1952 में किया गया था। इसका अध्यक्ष लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। अब उद्देश्य इसका जो मुदालियर आयोग का उद्देश्य क्या था, पहला उद्देश्य है माध्यमिक शिक्षा की जांच करना, दूसरा माध्यमिक शिक्षा का संगठन के बारे में अध्ययन, तीसरा है प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा में संबंध। इसके बाद है प्रश्न संख्या 30, शिक्षकों के अकादमिक सपोर्ट में डाइट की क्या भूमिका है। इसका आंसर दिया है शिक्षकों के अकादमिक सपोर्ट में डाइट की भूमिका। शिक्षा नीति में ऐसी परिस्थितियां बनाने की बात कही गई है जिससे अध्यापकों को निर्माण और सृजन की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिले। राज्य से नीचे कुछ प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं जिनकी गतिविधियां प्री सर्विस टीचर एजुकेशन तक सीमित हैं। इससे आगे बढ़कर सेवाकालीन शिक्षकों का सतत सक्षमीकरण एवं शिक्षा के लिए लगातार अकादमिक सपोर्ट डाइट की स्थापना हुई। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण एवं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत 15 से 35 आयु समूह के लिए कार्यात्मक साक्षरता के विशेष संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षा का प्रौढ़ साक्षरता के लिए बनाई गई रणनीति व कार्यक्रमों की सफलता के लिए ग्रास रूट लेवल पर अकादमिक व रिपोर्ट प्रदान करना। इसके बाद है 2020 के बाद
2019 का क्वेश्चन पेपर। 2019 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की प्रमुख विशेषताएं बताइए। रिपीटेड प्रश्न है, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसका आंसर दिया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषताएं निम्न है। पहला है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। 2009 में ही जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई। इसके बाद है दूसरा, प्रवेश न दिए गए बालकों या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है के लिए विशेष प्रावधान। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता है तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकता है। तीसरा है अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी कारणवश कोई छात्र एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाना चाहता है तो उसे किसी दूसरे स्कूल में स्थानांतरण लेने का अधिकार होगा, यानी वो किसी भी स्कूल में कभी भी जा सकता है और पढ़ सकता है। और चौथा है, यह आरटीई एक्ट शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए विद्यालयों के बेसिक पैरामीटर को स्थापित करता है। 5वां पॉइंट है इसमें, इसके तहत ऐसे संस्थान के संचालन पर रोक लगाई जाती है जिसे मान्यता प्राप्त न हो। इसके बाद है प्रश्न संख्या 32, शिक्षा के क्षेत्र में प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है। तो इसका आंसर है, शिक्षा के क्षेत्र में प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद का जन्म ईस्ट इंडिया कंपनी के 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ। इस संबंध में निम्न 2 कारक प्रमुख थे। प्रथम है, इस आज्ञा पत्र से यह निर्देश दिया गया था कि ब्रिटिश कंपनी शासित क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी का उत्तरदायित्व होगा। दूसरा है, ये 1 लाख रुपए की धनराशि प्रतिवर्ष साहित्य के रख रखाव और भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन और भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का ज्ञान कराने के लिए निश्चित की गई थी। उसमें साहित्य और भारतीय विद्वान की व्यवस्था नहीं की गई थी। इसी में दिया है नीचे, परिणामतः कंपनी के लोगों ने इन दोनों शब्दों साहित्य और भारतीय विद्वान का अर्थ अलग अलग लिया, जिसके कारण 2 वर्ग बन गए, एक प्राच्यवादी और दूसरा पाश्चात्यवादी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 33, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर दिया है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का निम्नलिखित महत्व है। इसमें पहला महत्व है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम आवश्यक सेवाएं प्रदान करना था। दूसरा है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के क्रियान्वयन होने के कारण छात्रों का विद्यालय में ठहराव होने लगा। तीसरा है, प्राथमिक स्तर के छात्रों की शिक्षा में अधिकतर सुधार हो गया। चौथा है, विद्यालय की ढांचा में सुधार हो सका। 5वां पॉइंट है इसमें, प्राथमिक विद्यालय में संसाधन की उपलब्धता होने से बालिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की सहायता से ही सार्वभौमिक शिक्षा के सपने को साकार किया जा सकता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 34, लॉर्ड मैकाले के शिक्षा के दोष क्या थे, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर दिया है, लॉर्ड मैकाले द्वारा स्थापित शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित दोष थे, जो इस प्रकार हैं। पहला है, भारतीय शिक्षा और संस्कृति की उपेक्षा। मैकाले शिक्षा प्रणाली ने भारतीय शिक्षा और संस्कृति को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। दूसरा दोष है, शिक्षा का व्यवसायीकरण। मैकाले शिक्षा प्रणाली ने शिक्षा व्यवसायिक बना दिया। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सरकारी नौकरी के लिए तैयार करना था। रचनात्मकता, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों को शिक्षा में कोई स्थान नहीं दिया गया। और तीसरा पॉइंट है इसमें, सामाजिक असमानता। इस प्रणाली ने केवल उच्च वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया। गरीब एवं पिछड़े वर्गों के बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा गया। चौथा है, शिक्षा का औपनिवेशीकरण। मैकाले शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेजों का दास बनाना था। इस प्रणाली ने भारतीयों को अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के प्रति आकर्षित किया और उन्हें अपनी मूल संस्कृति से दूर कर दिया। 5वां पॉइंट है इसमें, शिक्षा का असंतुलन। इस प्रणाली ने शहरी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी और ग्रामीण क्षेत्रों को शिक्षा से वंचित रखा। लॉर्ड मैकाले द्वारा स्थापित शिक्षा प्रणाली भारत के लिए हानिकारक थी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 35, प्राथमिक शिक्षा का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT के प्रमुख उद्देश्य एवं घटक बताइए। तो इसका आंसर दिया है, प्राथमिक शिक्षा का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम यानी SOPT, हेडिंग लिख के इसमें आप नीचे लिखेंगे, SOPT एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है
जिसके तहत शिक्षा के अधिकार को लागू करने और सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला उद्देश्य है शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी RTE 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। दूसरा है वंचित और पिछड़े वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना। तीसरा है बच्चों में नैतिक मूल्य और जीवन कौशल का विकास करना। अगला हेडिंग है इसमें प्राथमिक शिक्षा का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम के प्रमुख घटक निम्नलिखित है, यानी SOPT का घटक यहाँ पे बता रहा है। तो पहला घटक है शिक्षा सामग्री। बच्चों को मुफ्त शिक्षा सामग्री प्रदान की जाती है, जैसे किताबें, कापी, पेंसिल, रबर आदि, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये बताया जा रहा है। और दूसरा घटक छात्रवृत्ति। गरीब परिवारों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तीसरा है मिड डे मील, बच्चों को दोपहर का भोजन प्रदान किया जाता है। चौथा है शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 36, बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है बेसिक शिक्षा परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना जिससे वे जीवन में सफल हो सके। दूसरा है समानता, सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, यानी वो गरीब हो या अमीर हो, उससे कुछ किसी भी जाति, धर्म, लिंग से आते हों, उनको समानता का अधिकार हो, उनको सभी समान अवसर मिलने चाहिए शिक्षा में। तीसरा है निरक्षरता का उन्मूलन, देश से निरक्षरता को पूरी तरह से खत्म करना है। इसके बाद है चौथा पॉइंट कौशल विकास, बच्चों में विभिन्न प्रकार के कौशल विकसित करना जिससे वे रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। पांचवा है सामाजिक जागरूकता, बच्चों में सामाजिक जागरूकता पैदा करना और उन्हें नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य और अधिकारों के बारे में शिक्षित करना। इसी में दिया है आगे, बेसिक शिक्षा परियोजना एक महत्वपूर्ण पहल है जिसके तहत देश के शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 37, स्कूल चलो अभियान का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है, ये रिपीटेड प्रश्न है, ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा था। स्कूल चलो अभियान एक पहल। परिचय, इसमें परिचय देके इसमें दिया हुआ है, स्कूल चलो अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना और 6 से 14 की आयु के सभी बच्चों को स्कूल में नामांकित करना है। यह अभियान शिक्षा के अधिकार यानी अधिनियम RTE 2009 के अंतर्गत लागू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसमें उद्देश्य देखेंगे। पहला उद्देश्य है सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना। दूसरा है शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। तीसरा है स्कूल छोड़ने की दर को कम करना। चौथा है बाल श्रम को समाप्त करना। अगला है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। और प्रभाव है इसमें, पहला, स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत लाखों बच्चों को स्कूल में नामांकित किया गया है। दूसरा प्रभाव दिया है शिक्षा छोड़ने की दर में कमी आई, यानी बच्चों को जो बीच में छोड़ के चले जाते हैं उनमें कमी आई है। इसके बाद है तीसरा पॉइंट, इसमें बाल श्रम में कमी आई है। और अगला है लैंगिक समानता में सुधार हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 38, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को समझाइए। तो इसका आंसर दिया है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 1998। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य बाल श्रम को समाप्त करना और बाल श्रमिकों के पुनर्वास को सुनिश्चित करना है। यानी जो भी बाल श्रम का अर्थ क्या होता है, जो भी 18 साल से कम के बच्चे हैं, खतरनाक कामों या फैक्ट्रियों में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनको वहाँ से हटा के और शिक्षा से जोड़ने को ही का काम ही राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का काम होता है। इसमें आगे दिया है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के उद्देश्य। अब इसके उद्देश्य क्या है, यही जो मैंने बताया आपको कि 18 शिक्षा से जोड़ना। आगे दिया है इसमें, देखिए, बाल श्रमिकों की पहचान करना और उन्हें खतरनाक रोजगार से मुक्त कराना। दूसरा है बाल श्रमिकों के लिए शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। तीसरा है बाल श्रमिकों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। अक्सर वो बच्चे इसलिए बाल श्रमिक बन जाते हैं क्योंकि उनके पूरे परिवार का भरण पोषण उनके जो किशोर होते हैं, उनसे जो भी बड़े होते हैं उनके फैमिली में, वो पूरा नहीं कर पाते, इसलिए वो भी कामों में लग जाते हैं। चौथा पॉइंट है इसमें बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता पैदा करना। इसके बाद अगला हेडिंग है इसमें राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कार्य। इनके कार्य क्या होते हैं, बाल श्रमिकों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करना, यानी बच्चों को पहचानने के लिए कि जो छोटे बच्चे हैं कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, उनके लिए वो सर्वेक्षण करते हैं घूम घूम के। इसके बाद है बाल श्रमिकों को उनके परिवारों तक पहुंचाना, लोगों को बाल श्रम के दुष्प्रभाव के बारे में शिक्षित करना।
इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 39। वुड घोषणा पत्र की मुख्य विशेषताओं को लिखिए। इसका आंसर है वुड घोषणा पत्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है शिक्षा का माध्यम। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगा, जबकि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा। दूसरा है विश्वविद्यालयों की स्थापना। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। तीसरा है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम को व्यापक और व्यवहारिक बनाया जाएगा। चौथा है शिक्षकों का प्रशिक्षण। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद है 5वां पॉइंट इसमें महिला शिक्षा। महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। छठवां है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया। और 7वां है परीक्षा प्रणाली। परीक्षा प्रणाली को अपनाया जाएगा जो अधिक उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष हो। इसके बाद है प्रश्न संख्या 40। शिक्षा बिना बोझ के इस संदर्भ में यशपाल समिति ने अपने सुझाव में क्या क्या कहा है। तो इसका आंसर है यशपाल समिति, इसी जो यशपाल समिति था यही कहा शिक्षा बिना बोझ के को प्रोत्साहन दिया। इसी को कहते हैं यशपाल समिति को ही शिक्षा बिना बोझ के, जिसे शिक्षा बिना बोझ के समिति भी कहा जाता है। इसमें दिया हुआ भी है। यशपाल समिति के सुझाव निम्नलिखित हैं। पहला है पाठ्यक्रम में बदलाव। इसमें पहला पॉइंट है पाठ्यक्रम को कम से कम भार कम करना, यानी पाठ्यक्रम का जो भार है कम से कम रखना। अनावश्यक विषयों को हटाना। दूसरा है पाठ्यक्रम को गतिशील और प्रासंगिक बनाना। तीसरा है कौशल विकास पर अधिक ध्यान देना। दूसरा पॉइंट है शिक्षण विधियों में बदलाव। रटने के बजाय समझने पर जोर देना। दूसरा है रचनात्मक और क्रियात्मक शिक्षण विधियों का उपयोग करना। तीसरा है छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने में शामिल करना। तीसरा है बोझ कम करने के अन्य उपाय, जिसमें पहला पॉइंट है भारी वस्तु को हटाना, स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। दूसरा है गृह कार्य को कम करना। और तीसरा है शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना। और अगला है चौथा परीक्षा प्रणाली में बदलाव लाना। इसके बाद है अगला इसमें 2017 का क्वेश्चन पेपर, चूँकि 2018 का जो पेपर होना था 2019 में होना था। 2019 में कोरोना पीक पे था, तो इसलिए इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ सेकेंड सेमेस्टर का। तो इसलिए हम लोग 2017 का पढ़ रहे हैं 2019 के बाद। तो इसका पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं। तो इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में लिए गए निर्णय निम्नलिखित है, जिसमें पहला है पाठ्यक्रम में लिखने पढ़ने के साथ कृषि की शिक्षा दी जाए। दूसरा है अध्यापकों को प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था हो। तीसरा है लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक विद्यालयों के आर्थिक सहायता, शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था और पाठ्यक्रम में सुधार लाकर प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के प्रयास किए। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 42। भारत में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में संवैधानिक निर्देश क्या है। इसका आंसर है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य के इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए, जब तक कि वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। 86वां संविधान संशोधन 2009 ने भारत के संविधान में अंतः स्थापित अनुच्छेद 21 को ऐसे ढंग से, जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रदान करता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 43। प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महंगी होना। दूसरा है उद्देश्यों की अस्पष्टता। तीसरा है स्कूल की अनुपलब्धता। चौथा है दोषपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। पांचवा है अनुसंधान व नवाचार की कमी। छठवां है अप्रशिक्षित एवं स्नेहविहीन अध्यापक। इसके बाद है प्रश्न संख्या 44। चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का जनक क्यों कहा जाता है। इसका आंसर दिया है चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि भारत में शिक्षा के प्रचार पर चार्ल्स ने ही सबसे अधिक जोर दिया। उसकी धारणा थी कि इससे भारतीयों के विचारों में बदलाव आएगा और वे ईसाई धर्म के अनुयायी बन जाएंगे। उसने हिंदू और अज्ञानता का वर्णन अपनी पुस्तक में किया और 5 सूत्री योजना प्रस्तुत की। और वो 5 सूत्री परियोजना जो है नीचे दिया हुआ है। पहला इसमें ईसाई धर्म का प्रचार करना। दूसरा पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान का प्रचार करना। तीसरा है अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा देना। चौथा है भारत में विद्यालय की स्थापना करना। और पांचवा है अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करना। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 45।
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत दी जाने वाली सामग्री का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर दिया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में दी जाने वाली सामग्री। इसमें पहला है गैर मुद्रित सामग्री और दूसरा है मुद्रित सामग्री। दो तरह की सामग्रियाँ दी जाती थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत, गैर मुद्रित और मुद्रित। जिसमें गैर मुद्रित में क्या आता था, इसमें दिया हुआ है गैर मुद्रित सामग्री के अंतर्गत ब्लॉक, पहेलियाँ, खेल खिलौने, टाइल्स एवं पट्टियाँ, फुटबॉल, प्राथमिक विज्ञान किट आदि आते हैं। कक्षा का सामान, इसमें जो गैर मुद्रित जो सामग्री में जो कक्षा के सामान में कुर्सी में चटाइयाँ, बक्से, ब्लैक बोर्ड आदि आते हैं। दूसरा है मुद्रित सामग्री। मुद्रित सामग्री में अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, जिसमें पहला है बोधात्मक पैकेज खंड 1 और दूसरा है क्रियात्मक पैकेज खंड 2। इसके बाद है प्रश्न संख्या 46, प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन एवं कार्यों का वर्णन। पहला है विद्यालय के पास पड़ोस में रहने वाली जनमानस को बाल अधिकारों की समान एवं रचनात्मक तरीकों से जानकारी देना। दूसरा है समिति विद्यालय में नियुक्त अध्यापकों के विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता एवं समय का पालन करना चाहिए। तीसरा है विद्यालय के प्रबंधन को छात्रों तथा माता पिता के साथ बैठक करना चाहिए। चौथा पॉइंट है विद्यालय के पास पड़ोस के छात्रों की नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित करें। और इसमें है गठन, इसका गठन लिख के इसमें हेडिंग इसमें आप लिखेंगे प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन के अंतर्गत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, प्रधानाचार्य इत्यादि सदस्य आते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 47, भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के विकास में ईसाई मिशनरियों के योगदान का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के विकास में ईसाई मिशनरियों के प्रयास, धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा का सहारा लिया, जिसके लिए मिशनरियों ने अनेक विद्यालय एवं शिक्षा संस्थाओं की स्थापना किए। पाश्चात्य आधुनिक शिक्षा की शुरुआत करने के कारण ही ईसाई मिशनरियों को आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने अनेक राज्यों मद्रास, बम्बई तथा बंगाल में प्राथमिक विद्यालय खोले। मिशनरियों ने कलकत्ता में एक दान आश्रित विद्यालय खोला। इसमें अगला हेडिंग है मिशनरी स्कूलों की विशेषताएं, जिसमें पहला विशेषता है कक्षा शिक्षण प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय ईसाई मिशनरियों को जाता है। दूसरा है आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था इसमें यानी मिशनरी स्कूलों में। और तीसरा है स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। और चौथा है बालकों की शिक्षा सामग्री निःशुल्क दी जाती थी। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 48, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2000, ये 09 है ना, तो इसका अर्थ है 2009 की प्रमुख बातों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर दिया है भारत के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार पारित होना एक ऐतिहासिक क्षण है। अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार बनाया गया है। वर्तमान समय में भारत में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की संख्या लगभग 90 लाख है। 86वें संविधान संशोधन 2009 के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। कोई बालक शिक्षा प्राप्त करना चाहे तो उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस अधिकार को कानूनी रूप प्रदान करने के लिए 4 अगस्त 2009 को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 पारित कर दिया गया है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 49, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम पी मोस्ट की मुख्य बातों का वर्णन कीजिए। तो ये रिपीटेड प्रश्न है, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसका आंसर दिया है NCERT नई दिल्ली द्वारा 1986 से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संतुतियों से अवगत कराना था। 1990 में पी मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित कर दिया गया, यानी जो यही कार्यक्रम था पी मोस्ट, इसी को इसका फुल फॉर्म होता है सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। इसी को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित कर दिया गया था 1990 में। इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सामग्री के समुचित प्रयोग पर बल दिया गया। इसकी रूपरेखाएं निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है अध्ययन या अध्यापन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मदों का उल्लेख है। दूसरा है विद्यालय तथा कक्षाओं को आकर्षक बनाने पर बल दिया गया। तीसरा है बाल केंद्रित शिक्षा तथा क्रियाकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के
माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल दिया। और चौथा है, प्रत्येक मत की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से आपूर्ति किए जाने वाली मत के मानक तथा उसकी विशिष्ट निर्धारित की गई है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 50। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, यही फुल फॉर्म होता है डाइट का, यानी डाइट के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे प्रश्न में दिया है, यानी डाइट का कार्य बताना है। तो इसमें आंसर में आप लिख सकते हैं, लिखेंगे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्रमुख कार्यों का उल्लेख निम्नलिखित है। पहला कार्य है सेवापूर्ण शिक्षकों का प्रशिक्षण देना। दूसरा है, यहाँ पे सेवा पूर्ण नहीं होगा, सेवा पूर्व होगा, यहाँ पे गलत हो गया। सेवा पूर्व यानी जो शिक्षक है जो अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, मतलब वो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, सेवा पूर्व अभी वो सेवा में नहीं है तो उनका प्रशिक्षण देना। जैसे डीएलएड वालों को प्रशिक्षण दिया जाता है तो वो अभी टीचर नहीं रहते हैं तो उनको सेवा पूर्व शिक्षक ही बोला जाएगा। दूसरा है संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना। तीसरा है सेवारत शिक्षकों की प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। चौथा है ब्लॉक संसाधन केंद्रों की शैक्षिक सहयोग प्रदान करना। और पांचवा पॉइंट है इसमें, न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना। छठवां है विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के लिए संस्थागत नियोजन और प्रबंधन का कार्यक्रम संचालित करना। इसके बाद है 2016 का क्वेश्चन पेपर। 2016 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, हमारे देश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? तो क्यों महसूस की? क्योंकि बच्चे बाल श्रम में लग गए, श्रमिक बन गए और छोटी उम्र पे ही काम करने लगे, इसीलिए उसकी आवश्यकता पड़ी। तो इसमें आंसर में देखिए क्या दिया हुआ है इसका उत्तर, हमारे देश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की आवश्यकता बाल श्रमिकों का पुनर्वास एवं बाल श्रम समस्या का पूर्ण रूपेण दूर करने के लिए हुई। प्रथम चरण में बाल श्रमिकों को सर्वेक्षण द्वारा चिन्हित किया जाता है, फिर उन्हें उनकी परिस्थितियों से निकालकर उन्हें शिक्षा के मुख्य धारा से शामिल किया जाता है। प्रारंभ में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना से 100 जनपद आच्छादित थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 में राष्ट्रीय बाल श्रम योजना को आगे बढ़ाने का निश्चय हुआ, जिसके अंतर्गत निम्नोक्त प्रयास किए गए। पहला है बाल श्रम अधिनियम 1986 का सख्ती से क्रियान्वयन होगा। दूसरा है कालांतर में तय किया गया कि और अधिक जनपदों में NCLP संचालित किया जाए। तीसरा पॉइंट है उन कार्यक्रमों तथा विभागों का प्रभावी समन्वय होगा, बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था हो सकेगी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 52, न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, यह प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के लिए किस प्रकार सहायक है? इसका आंसर है न्यूनतम अधिगम स्तर मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जो मानता है कि सभी छात्र किसी भी कार्य को न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। सभी शिक्षण कार्य सीखे नहीं जा सकते हैं, सभी उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। न्यूनतम अधिगम स्तर प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के लिए इस प्रकार सहायक है जो निम्नलिखित है। पहला है अपव्यय एवं अवरोधन, दूसरा है छात्रों के स्तर में अंतर और तीसरा है शिक्षा का गिरता हुआ स्तर। इसके बाद है प्रश्न संख्या 53, शिक्षा बिना बोझ के इस संदर्भ में यशपाल समिति के मुख्य सुझाव क्या थे? इसका आंसर है शिक्षा बिना बोझ के संदर्भ में यशपाल समिति के सुझाव। पहला है पब्लिक स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के स्कूल बस्ते की औसत भार 4 किलोग्राम के लगभग है, यानी 4 किलोग्राम है, यानी बहुत ज़्यादा है, इसको कम किया जाना चाहिए, उनके बस्ते को कम के वजन को कम किया जाना चाहिए। दूसरा है हमारे देश की सबसे बड़ी त्रुटि यह है बच्चों को पढ़ाते ज़्यादा है और समझाते कम है। तीसरा है हम जिस बोझ का अध्ययन करना चाहते हैं वह न केवल भौतिक बोझ है बल्कि सीखने का बोझ भी है, जिसका असर बच्चों पर सीधा पड़ता है। चौथा पॉइंट है इसमें, बचपन में विशेषकर मध्यम वर्ग के बच्चे गृह कार्य, ट्यूशन, कोचिंग संस्थाओं में भाग लेने के लिए विवश हो जाते हैं। अवकाश उनके लिए दुर्लभ वस्तु हो गया है। प्रश्न संख्या 54 है केंद्रीय दस्तकारी के द्वारा संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जा सकती है, इस कथन के आधार पर बुनियादी शिक्षा की समीक्षा कीजिए। तो इसका आंसर दिया है गांधी जी ने वर्धा सम्मेलन 1937 में भारतीय शिक्षाविदों के सम्मुख बुनियादी शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा योजना का आधार एक बेसिक क्राफ्ट का रखा और उनका उद्देश्य था कि शिक्षा का कार्य सिर्फ मानसिक शिक्षण देना ही नहीं वरन
उसका आधार हाथ व ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा का प्रारंभ करके उसे मानसिक स्तर पर पहुंचाना है और साथ मानव के हृदय व उसकी आत्मा का उन्नयन करना है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 55। सन 1813 के आज्ञा पत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास को किस प्रकार एक नई शिक्षा प्रदान की? इसका आंसर है वर्ष 1813 में ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित चार्टर अधिनियम में भारत शिक्षा के विकास हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए के अनुदान का प्रावधान किया गया। मैकाले के विवरण पत्र से भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकृत किए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए सुलभ हो गया। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न के 56। निस्यंदन सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर दिया है व्यापारियों की कंपनी होने के कारण ईस्ट इंडिया भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम धन व्यय करना चाहती थी। लॉर्ड मैकाले जन साधारण को शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था। उसका विचार था कि उच्च वर्ग का निर्माण अति आवश्यक है। 1937 में लिखा गया है कि वर्तमान समय में हमारा उद्देश्य निम्न वर्गों के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य ऐसे वर्ग का निर्माण करना है जो अपने देशवासियों में उस शिक्षा का कुछ अंग वितरित कर सके। इसलिए वह उच्च वर्ग के संपन्न लोगों को शिक्षा प्रदान करना चाहता था। उसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए यानी उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए की जाए, जहां से वह स्वतः क्षण कर निम्न वर्गों में पहुंच जाएगी। इस सिद्धांत को ही अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत कहा जाता है। यानी ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा दिया गया था। लॉर्ड मैकाले ने समाज के उच्च और धनी वर्ग के लोगों को शिक्षा देने की बात कही और उससे छन छन करके और अप्रत्यक्ष रूप से निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। इसी को निस्यंदन का सिद्धांत कहते हैं। इसको अन्य नाम से भी पूछता है, निस्पंदन के सिद्धांत के नाम से भी पूछता है, और मैकाले का सिद्धांत भी पूछेगा तो यही लिखेंगे आप। इसके बाद है प्रश्न संख्या 57। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु दिए गए सुझाव लिखिए। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु दिए गए सुझाव। पहला है 14 वर्ष की आयु तक के बालकों हेतु सार्वभौमिक स्थायित्व। दूसरा है शिक्षा में गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार पर जोर दिया जाएगा। तीसरा है बालकों के संज्ञानात्मक अधिगम में वृद्धि होनी चाहिए। और चौथा है विद्यालय में शारीरिक दंड की प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। इसके बाद है प्रश्न संख्या 58। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं क्या है? ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ऊपर पूछा हुआ था, अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसी में इसको। इसका आंसर दिया है पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं। पहला है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महंगी होना। दूसरा है स्नेह रहित शिक्षक। तीसरा है दोषपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। चौथा है अनुपयुक्त पाठ्यक्रम। और पांचवा है उद्देश्यों की अस्पष्टता। छठवां है दोषपूर्ण प्रबंध व्यवस्था। और सातवां है अनुसंधान एवं नवाचार की कमी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 59। शिक्षा का सार्वभौमिकरण से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे शिक्षा के सार्वभौमिकरण से तात्पर्य शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ाव से है। विश्व के सभी देश के स्कूल अपने अपने देश के बच्चों की अपने देश से प्रेम करने की शिक्षा तो देते हैं, लेकिन सारे विश्व से प्रेम करना नहीं सिखाते हैं। यदि विश्व सुरक्षित रहेगा तभी उसके देश सुरक्षित रहेंगे। लोकतंत्र में जाति धर्म रंग भेद आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। तो इसी का अर्थ है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण का अर्थ है कि आप सबके बारे में सोचें, पूरा विश्व के बारे में सोचेंगे तभी उसी में तो देश आता है, तो वो सुरक्षित रहेगा। इसके माध्यम से इसको बताया है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 60, जो कि इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर दिया है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों की विवेचना निम्नलिखित है। पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन को जोड़ना। दूसरा है यह सुनिश्चित करना कि अधिगम को कंठस्थ विधि से दूर रखा जाए। तीसरा है पाठ्य पुस्तकों से पूरे पाठ्यक्रम को समृद्ध करना। और चौथा है प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। और पांचवा है प्रत्येक बच्चे की
परिवेशी विशिष्टता एवं अनुभव की मान्यता हो। और छठवां है इसमें, छठवां पॉइंट, बच्चों की सक्रिय सीखने वालों के रूप में पहचानना, न कि निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इस क्लास का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं लेट लर्न शिक्षा 1। जब आप सर्च करेंगे तो SRTP मिलेगा आपको, वहाँ से ज्वाइन करके आप और पीडीएफ ले सकते हैं। और इसके अलावा सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का लिंक, वो पीडीएफ और राजन सीरीज का भी सबका पीडीएफ ये टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, यहाँ से आप ले सकते हैं और ये सब फ्री है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।